गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की ई लेक्चर में हम पढ़ेंगे थ्योरीज ऑफ रिएक्शन रेट। लास्ट लेक्चर में हमने आर्रहेनियस थ्योरी के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कोलिजन थ्योरी। तो सबसे पहले हम लेते हैं कि रिएक्शन रेट क्या होती है। ये हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था। रेट ऑफ रिएक्शन इज़ डिफाइंड एज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, या अर्थात समय के साथ अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन होता है, उसके वेग में जो परिवर्तन होता है, उसकी सांद्रता में जो परिवर्तन होता है, उसे ही हम रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं, अभिक्रिया का वेग कहते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या होगा? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ए, अर्थात ए के डिसअपीयर होने की दर या बी के अपीयर होने की, बनने की दर। तो रेट इक्वल टू माइनस डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू प्लस डी बी अपॉन डी टी। क्योंकि ए हमारा समय के साथ कम होता जा रहा है तो हम इसके आगे माइनस का साइन लगा देते हैं, और चूँकि बी की सांद्रता में वृद्धि होती जा रही है वो तो इसके आगे, इसकी इस इक्वेशन में डी बी की सांद्रता के आगे प्लस का साइन लगेगा। थ्योरीज ऑफ रिएक्शन रेट में हम पढ़ते हैं कोलिजन थ्योरी। अब ये थ्योरी क्या कहती है? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट्स आर एज्यूम्ड टू बी हार्ड स्फीयर एंड रिएक्शंस आर एज्यूम्ड टू अकर ओनली व्हेन दीज हार्ड स्फीयर और मॉलिक्यूल्स कोलाइड विद ईच अदर। तो ये थ्योरी, इस थ्योरी के अनुसार क्या, रासायनिक अभिक्रिया के लिए अभिकारक अणुओं के मध्य, अभिकारक अणुओं को हम एक हार्ड स्फीयर मान सकते हैं, और उनमें अभिक्रिया तभी संपन्न होती है जबकि उनके मध्य टक्कर हो, आपस में वो कोलाइड करें। सेकेंड, नॉट ऑल कोलिजन्स आर इफेक्टिव, कि जितने भी अणु आपस में टकराते हैं उनकी सभी टक्करें इफेक्टिव नहीं होती, प्रभावी नहीं होती है। ओनली अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन्स प्रोड्यूस ए रिएक्शन, केवल अणुओं का कुछ ही अंश होता है जो प्रभावी टक्कर करता है और वही रिएक्शन को संपन्न करने में सक्सेस होता है, सफल होता है। तो इस प्रकार से जो कोलिजन थ्योरी है वो दो कंडीशंस पर बेस्ड होती है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स एंड सेकेंड इज ओरिएंटेशन फैक्टर, अभिविन्यास पर। काइनेटिक फर्स्ट हम लेते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स। द मॉलिक्यूल मस्ट कोलाइड विद सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी, कि कोई भी अभिक्रिया होने के लिए उसके पास सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा होनी चाहिए। हम जानते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के होने के लिए उनमें सबसे पहले बंध टूटते हैं और नए बंध बनते हैं। द केमिकल रिएक्शन अकर्स बाय ब्रेकिंग द बॉन्ड्स बिटवीन द एटम्स ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स एंड फॉर्मिंग द न्यू बॉन्ड्स इन द प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स। तो जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स हैं उनके मध्य के बंध टूटते हैं और जो नया प्रोडक्ट मॉलिक्यूल बन रहा है उनके मध्य नए बंध बनते हैं। तो जो एनर्जी होती है वो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स कोलिजन से पहले जो क्रियाकारक अणुओं के पास एनर्जी होती है वही गतिज ऊर्जा के रूप में काम आती है। द एनर्जी कम्स फ्रॉम द काइनेटिक एनर्जी possessed बाय द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स बिफोर द कोलिजन, यानी जो अभिकारक अणु हैं उनको टकराने से पहले उनके पास जो ऊर्जा होती है, काइनेटिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा होती है, वही ऊर्जा इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करने में काम आती है। जैसे ये अभिकारक है ए और बी, तो ये आपस में अगर टकराते हैं तो इनकी ऊर्जा इतनी होनी चाहिए कि वे इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करके ए बी अणु या प्रोडक्ट बना सके। सेकंड, अब इस एनर्जी बैरियर को हमने बताया था कि एनर्जी बैरियर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के मध्य की जो ऊर्जा होती है उसे हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं, यानी कि क्रियाकारक अणुओं के पास इतनी न्यूनतम ऊर्जा होनी चाहिए कि वो आपस में टकरा सके, उसे ही हम एक्टिवेशन एनर्जी या सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। तो एक्टिवेशन एनर्जी इज़ द मिनिमम एनर्जी नेसेसरी टू कॉज द कोलिजन बिटवीन द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स। तो जब तक क्रियाकारक अणुओं के पास एक्टिवेशन एनर्जी से अधिक ऊर्जा नहीं होती है तब तक उनके मध्य इफेक्टिव कोलिजन्स या प्रभावी टक्कर नहीं हो सकती।
Molecules with kinetic energy greater than the EA are able to get over the energy barrier and react, called effective collisions. यानी कि मॉलिक्यूल्स के पास अगर एक्टिवेशन एनर्जी से अधिक ऊर्जा है तभी वो इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करके कर पाता है, और यही कोलिजन्स इफेक्टिव कोलिजन्स कहलाते हैं. और यदि मॉलिक्यूल्स कोलाइडिंग विद काइनेटिक एनर्जी लेस देन EA फेल टू गेट ओवर द बैरियर, द कोलिजन्स बिटवीन देम आर अनप्रोडक्टिव एंड द मॉलिक्यूल सिंपली बाउंस ऑफ वन अनदर. कि अगर अणुओं के मध्य की ऊर्जा जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी से कम है तो वो इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करके टक्कर नहीं कर पाते हैं, और उनके जो कोलिजन्स होते हैं वो इनइफेक्टिव अप्रभावी कोलिजन्स कहलाते हैं, अप्रभावी टक्कर्स कहलाती है. सेकेंड फैक्टर होता है ओरिएंटेशन फैक्टर. द मॉलिक्यूल्स मस्ट कोलाइड विद करेक्ट ओरिएंटेशन. कि जो भी अणु आपस में टकरा रहे हैं वो एक निश्चित दिशा और अभिविन्यास में टकराने चाहिए, तभी उत्पाद बन सकता है. ओनली द मॉलिक्यूल्स विद काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर देन EA एंड विद करेक्ट ओरिएंटेशन कैन कॉज रिएक्शन. यानी केवल वही अणु जिनके पास एक्टिवेशन एनर्जी से अधिक ऊर्जा हो और जो सही दिशा में ओरिएंट हो वही अभिक्रिया को संपन्न कर पाते हैं. द करेक्ट ओरिएंटेशन इज दैट विच एंश्योर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन द एटम्स इन्वॉल्व इन द ब्रेकिंग एंड फॉर्मिंग ऑफ बॉन्ड्स. और सही अभिविन्यास हम किसे कहते हैं? जिसमें कि एटम्स जो होते हैं वो डायरेक्ट कांटेक्ट में हो और उनमें ब्रेकिंग और फॉर्मिंग ऑफ बॉन्ड्स जब हो रहा हो तो एटम्स आपस में डायरेक्ट कांटेक्ट में हो और प्रोडक्ट बनाए. जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं H2 + I2 गिव्स 2HI. अब इसका हम ओरिएंटेशन अगर देखें तो ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, या आयोडीन मॉलिक्यूल है. अगर इनकी मॉलिक्यूलर अप्रोच इसी डायरेक्शन में होती है कि हाइड्रोजन आयोडीन के साथ सही दिशा में अभिविन्यास कर रहा है, इसमें भी हाइड्रोजन आयोडीन के साथ सही दिशा में, तभी ये बॉन्ड बन सकता है. तो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है और HI के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं. अगर इनका ओरिएंटेशन सही नहीं है, जैसा इसमें है कि ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इस तरह से और आयोडीन इस डायरेक्शन में मॉलिक्यूलर अप्रोच करते हैं, तो इनका बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा और ये प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं. द रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या होगी? कोलिजन फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय एनर्जी फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय ओरिएंटेशन फैक्टर. यानी कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग जो रेट होती है वो किसके बराबर होती है? कोलिजन की फ्रीक्वेंसी, एनर्जी का फैक्टर और ओरिएंटेशन फैक्टर. तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होती है? कोलिजन फ्रीक्वेंसी इज द टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम. यानी प्रति इकाई आयतन में प्रति सेकंड होने वाली जो टक्करों की संख्या है उसे हम क्या कहते हैं? कोलिजन फ्रीक्वेंसी कहते हैं. और एनर्जी फैक्टर इज़ द फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन्स दैट हैव सफिशिएंट एनर्जी. एनर्जी फैक्टर होगा कि जिसके पास सफिशिएंट यानी एक्टिवेशन एनर्जी से अधिक ऊर्जा होगी. ओरिएंटेशन फैक्टर इज़ द फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन्स हैविंग प्रॉपर ओरिएंटेशन. यानी जो अणुओं का अंश है जो प्रॉपर तरीके से ओरिएंटेड है, अभिविन्यास है जिनका, वह उसका ओरिएंटेशन फैक्टर होगा. तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू होगा Z कोलिजन फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय एनर्जी फैक्टर e⁻⁻ RT एंड ओरिएंटेशन फैक्टर P, वेयर Z इक्वल टू 2n² सिग्मा स्क्वायर √n/kBT डिवाइड बाई m. n होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, m इक्वल टू मास ऑफ मॉलिक्यूल्स, kB बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, T टेम्परेचर और सिग्मा डायमीटर ऑफ कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स. तो इस तरह से हम कोलिजन थ्योरी से रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं. नेक्स्ट है ड्रॉबैक्स ऑफ कोलिजन थ्योरी. कि कोलिजन थ्योरी की क्या क्या कमियां हैं. द थ्योरी इज़ ओनली एप्लीकेबल टू सिंपल गैस वेयर द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स आर सिंपल मॉलिक्यूल्स. कोलिजन सिद्धांत को हम केवल सिंपल गैस मॉलिक्यूल्स, गैस के अणुओं पर ही लागू कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स पर लागू नहीं किया जा सकता. द एक्सपेक्शन फ्रॉम कोलिजन थ्योरी ओनली अप्लाइज टू सिंपल बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन. तो कोलिजन थ्योरी का जो
इक्वेशन है उसे हम केवल सिंपल बाई मॉलिकुलर रिएक्शंस पर अप्लाई कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस पर अप्लाई नहीं कर सकते. In this theory only kinetic energy of the reacting molecules are considered, while the rotational and vibrational energies are ignored. इस सिद्धांत में क्रियाकारी अणुओं की केवल गतिज ऊर्जा को ही कंसीडर किया गया है, जबकि उन अणुओं के साथ कंपन या घूर्णन की ऊर्जा भी जुड़ी होती है, उसे इग्नोर किया गया है. इट कंसिडर्स ऑल द एटम्स टू बी हार्ड स्फीयर एंड इग्नोर्स देयर स्ट्रक्चर. इस थ्योरी में सभी अणुओं को एक हार्ड स्फीयर या दृढ़ गोले की संरचना मानकर सिद्धांत दिया गया, जबकि उनके स्ट्रक्चर को इग्नोर किया गया. तो इस प्रकार से यह थ्योरी केवल सिंपल गैसियस मॉलिक्यूल्स पर ही लागू होती है, बाकी अणुओं पर नहीं होती है. थैंक यू.